ठीक ना। चलिए, तो छंद आनंद का नाम है, गेयता है। छंद पादो तो वेद से, वेद रूपी पुरुष का एक पांव माना जाता है। और छंद शास्त्र के रचयिता है पिंगल मुनि। पिंगल मुनि और भी बहुत सारे इन्होंने रचे हुए हैं, ठीक ना। तो ये सूत्रात्मक ग्रंथ है, सूत्रात्मक, ठीक है जी। इसके अंदर 8 अध्याय है। कुल सूत्रों की बात करें तो 308 सूत्र है, ठीक ना। पहले सारे ग्रंथ लगभग सूत्रात्मक, सांख्य कारिका है, आपका योग दर्शन है, सारे सूत्रात्मक थे। अष्टाध्यायी सबसे बड़ा ग्रंथ रहा, सारे सूत्रात्मक होते थे, ठीक है ना। तो एक परिपाटी थी उस समय, तो ये चीजें, ठीक है ना। इसके ऊपर, ठीक ना, एक भाष्य है, पिंगल नाग छंदो विचिति भाष्यम। किसका भाष्य है ये? यादव प्रकाश का, यादव प्रकाश, ठीक है ना। कई बार इसको यादव प्रकाश की भाष्य भी कह देते हैं, यादव प्रकाशीय भाष्य के नाम से भी जानते हैं, पर ये भाष्य का नाम है और ये इसी के ऊपर लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है, एक भाष्य ग्रंथ है, ठीक है ना। आगे जाके बाद में बताऊंगा भाष्य और टीका में क्या फर्क होता है। चलो, कई बार प्रसंग बस आती रहती है, कक्षा वही होती है, ठीक है ना। ये छोटा सा बीज होता है वट वृक्ष का, और बहुत ज्यादा फैल जाता है, लास्ट में जाते जाते पूरा ये हो जाता है। भाष्य होता है किसी ग्रंथ के ऊपर ग्रंथकार के वचनों की ही व्याख्या करना, जो कुछ वो बताना चाहता है उसी की व्याख्या करना। और टीका होता है उसके ग्रंथ पे आप क्या सोचते हो, अपना जो टिकनम होता है, अपना जो उसमें तर्क देना होता है, वो टीका होता है। और उसी के तर्कों की व्याख्या करना भाष्य, तो एक प्रकार का भाष्य। इस भाष्य के अंदर यादव प्रकाशीय भाष्य के अंदर इन्होंने खुद कहा है कि ये जो छंद जो विधा है या छंद ज्ञान है, जो ये कैसे कैसे आया था, जो बताते हैं कि शिव से आया ये इंद्र को, और इंद्र से आया है दुष्सेवन को, दुष्सेवन से आया ये बृहस्पति को, और बृहस्पति से आया, हाँ जी, हाँ जी, किसने नहीं सुना? देखो मोनिका, आपके नेट में कमी है, थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर लो, ठीक ना। वैसे भी भाष्य और टीका से आगे मैंने यही लिखवाया जो देख रहा हूँ मैं, ठीक ना। थोड़ा सा अपने नेट को प्रॉपर कर लो, ठीक है ना। 1-2 दिन आपको दिक्कत रहेगी, तब आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि आपको कौन सी सिम लेनी है, कहाँ बैठ के नेट प्रॉपर चल रहा है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए अपने नेट को, अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत होगी तो तुरंत सभी स्टूडेंट्स को होगी, किसी एक को नहीं हो सकती, ठीक है ना। मांडव्य से आया शैवत को, ये कौन बोल रहा है करते हैं? तो शैवत, और शैवत से आता है पिंगल मुनि को, पिंगल मुनि, ठीक है जी। तो इस प्रकार से होता हुआ ये यादव प्रकाश में यादव प्रकाश जी ने पिंगलनाथ जो छंदोविची इनका भाष्य है, इसके अंदर ये बताया कि जो छंद ज्ञान है वो शिव से आया, ठीक है ना। व्याकरण भी हम शिव से मानते हैं, इसलिए तो माहेश्वर सूत्र कहते हैं। शिव ने डमरू बजाया था, 14 सूत्र उससे निकले थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं विद्या के आराध्य देवता के रूप में शिव ही मिलते हैं हमें। शिव, शिव से इंद्र, इंद्र से दुष्सेवन, बृहस्पति, मांडव्य, शैवत से होती पिंगल मुनि तक ये पहुंची। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले चुके हो। और स्क्रीनशॉट के लिए केवल एक ही, रेणुका सुन रहे हो आप? ये है जो, ठीक, किसने लिया है? रेणु को आप बोलते तो हो ही नहीं, आप दोपहर चिल्लाता रहा मैं आपसे, ठीक है ना। अब हाँ, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स एक जिम्मेवारी से काम करें, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे है ना, हम 5-5, 6-6 के ग्रुप बना देंगे। उनमें किसी को भी कोई दिक्कत है, ठीक है ना, तो उसको कोई चीज़ प्रोवाइड करानी है, सब आप सुने, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे हैं।
छोटी छोटी दिक्कतों को थोड़ा नोट कर लो आप। जैसे कोई चीज है, कोई समझ में नहीं आया तो नोट कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन क्लास के बाद मैं बिल्कुल 1 डेढ़ 2 घंटा आप लोगों के लिए बैठा करूंगा, तुरंत मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ऐसे बीच बीच में जैसे जब स्टूडेंट्स कम होते हैं तब दिक्कत नहीं होती, तब आप पूछते रहिए बीच बीच में। जब ज्यादा होते हैं तो हर एक स्टूडेंट्स को मान लिया 1 मिनट में एक बार भी दिक्कत हुई तो क्लास आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, ऐसे करके छंद शास्त्र के और भी ग्रंथ है, छंद शास्त्र के अन्य ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पूरा बेस तैयार करके करना है, और डीएसएसबी का तो खेल ही ऐसा है, ये नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन निकाल दे। और आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए। वो ये देखेगा अगर इसने ग्रंथों को पढ़ा हो इसने तो जरूर इन बातों का पता होगा, उन बातों का पता होगा इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, तो ये चीजें रहती है, ठीक है ना। जैसे आप लेते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जो नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। इसमें भी जो 15वां और 16वां अध्याय है, 15वां और 16वां अध्याय, इसमें भी आपको 15वें और 16वें अध्याय में 16वां अध्याय, इसमें भी आपको छंद का वर्णन मिलता है सारे के साथ। तो कहीं ना कहीं भरत मुनि भी हुए, ठीक है ना। फिर आपका जैसे छंदो मंजरी है गंगादास की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर छंदो अनुशासन 2 का है, छंदो अनुशासन, ठीक है जी। जयदेव कीर्ति का भी मिलता है, सेम नाम है, जयदेव कीर्ति। और हेमचंद्र का भी होता है, हेमचंद्र का, ठीक है जी। वृत्त रत्नाकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वृत्त रत्नाकर केदार भट्ट का, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप इन चीजों को भी कर। श्रुतबोध आपने शायद सुना नहीं है, क्योंकि कम यूनिवर्सिटीज में लगता है श्रुतबोध, कालिदास का है, ये भी छंद के बारे में है, ठीक है ना। और इनकी छंद शैली श्लोकात्मक है, श्लोकों के रूप में बनाई गई है, ठीक है ना। और ये कालिदास कोई वही है या दूसरे, उसकी शैली से लगता है कि यही कालिदास रहे होंगे, शैली से लगता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अन्य ग्रंथों के बारे में, इनके बारे में भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। एक आपका छंदो तिलकम है, छंद तिलकम क्षेमेंद्र का ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब मैं साफ कर देता हूं। चलिए, अब छंद के बारे में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। छंद कौन कितने भेद है, सारे के सारे बारी बारी से हम करेंगे। छंद के अंदर सबसे जो जरूरी चीज होती है, सबसे पहला होता है यति। यति का अर्थ होता है विराम, विराम कह लो या विरति कह लो, विरति का अर्थ भी रुकना होता है, ठीक ना। या आरती कह लो, ठीक ना। ये वास्तव में रति, जो रम धातु है, रम, रम धातु को जब कतिन प्रत्यय लगाएंगे, जैसे गम को कतिन लगा तो गति, शक्ति, संस्कृति, तो ऐसे रम को रति बनता है। तो रति के आगे विउपसर्ग लगा दो या आ लगा दो तो रुकना अर्थ होगा। तो विराम की कहीं ना कहीं, विराम भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। जैसे गमन भी भाववाचक संज्ञा और गति भी भाववाचक संज्ञा, तो इनका विरति आरती इस प्रकार के शब्द भी बन जाते हैं। दोनों का अर्थ होता यति, यति का अर्थ होता रुकना, ठीक है ना। कहीं ना कहीं संस्कृत में इसका लक्षण देखें तो जिह्वा, जिह्वाया इष्ट विश्रांति, ठीक ना। जीव की इच्छानुसार विश्रांति, जहां वो रुकना चाहते हैं रुकना चाहिए, या जिह्वेष्ट विश्रांति, इसको समास करोगे, संबंध तत्पुरुष समास है, अगर इकट्ठा कर दोगे तो जिह्वेष्ट विश्रांति बन जाएगा, ठीक है ना। तो भी आपको लक्षण में कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक ना। ये यति होता। आगे होता गति, गति, ये चंडीगढ़ में क्वेश्चन आया था, चंडीगढ़ में एक बार टीजीटी का पेपर हुआ था, शायद 13-14 की बात है, उसमें आया था गति। गति क्या था, प्रवाह, ठीक है ना, स्पीड, जिस स्पीड से छंद चलता है उसको हम गति बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके टेक्निकल वर्ड है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आगे जो छंद के प्रकार हैं, छंद के 2 प्रकार, ठीक है जी।
कौन कौन सा? एक होता है वर्णिक छंद, वर्णिक, और एक होता है मात्रिक। सीधी सी बात है, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है मुझे। वर्णिक जहां पर वर्णों की गणना हो, वर्णों की गणना, जहां वर्ण गिने जाए, ठीक ना, वर्णानाम यद अक्षर परिमाणम तच वर्णिक छंद है, जब वर्णों का अक्षर परिमाण हो, अक्षर नाप तोल हो, ठीक है ना। तो मात्रिक में मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की गणना, ठीक है जी। मात्रिक छंद में इसमें तो सारे है ये, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ठीक ना, पुष्पितागरा, ये सारे के सारे इसमें पढ़ोगे। इसमें केवल आर्या छंद है, आर्या, यदि इसके आगे 9 भेद हो जाते हैं, पर मात्रिक छंद आर्या होता है, ठीक ना। एक चीज और बता देता हूं, जो वर्णिक छंद है उसको वृत्तम बोलते हैं, वृत्तम, ठीक है ना। और इस जाति छंद को बोलते हैं, जो मात्रिक छंद होता है, जाति। ये शब्द आपको याद करने के हैं, ठीक ना। जो मात्रिक छंद होता है उसको जाति बोलते हैं, जो वर्णिक छंद होता है उसको वृत्तम बोलते हैं। मेरे ख्याल से आवाज मिल रही है सभी को? ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके। मैं यहाँ से ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए अब आगे देखो। 40 मिनट बाद आपका ऐसे ही हो जाएगा क्लास ऑफ, तो फिर से आप जुड़ोगे, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, यदि आप संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, संस्कृत भाषा के नाम पे रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, संस्कृत को आजीविका का साधन बनाना चाहते हैं, और इस भाषा को, ये तो हमारा स्वार्थ होगा, इस भाषा को इस पीढ़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका संस्कृत सीखना बेहद जरूरी है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जो जाता है तभी जाएगा जब आपकी संस्कृत बहुत अच्छी होगी। सरकार के भरोसे या किसी और के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। संस्कृत में पहले अपने आप को समर्थ बनाओ, फिर इसका प्रचार प्रसार करो, ठीक है। चलिए, तो हमने वर्णिक छंद के बारे में सीखा और खूब मात्रिक छंद के बारे में सीखा। फिर होते हैं इसके अंदर पाद, इसका दूसरा नाम है चरण। ये चतुर्थांश होता है, 1/4 होता है। जैसे कोई भी छंद ऐसे करके ये 4 लाइनें हैं इसके अंदर। ये प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण, ठीक है। अगर कोई श्लोक बहुत छोटा है तो कई बार उसको 2 ही लाइनों में रख देते हैं, यहाँ कॉमा आ जाता है। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो ऐसे करके चरण होते हैं। पाद, पाद वैसे भी चौथे हिस्से को बोलते हैं, ठीक है ना, चौथे हिस्सा, चतुर्थांश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर ये चारों पाद, पाद के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। समवृत्त, समवृत्त जहां चारों चरण समान है, ये जैसा ये हूबहू वैसा ये, ऐसा ये ऐसा है, चारों चरण जब समान होंगे तो उसको बोलते हैं समवृत्त। जैसे इंद्र वज्रा, मैं एक एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। समवृत्त की बहुत लंबी लाइन है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, पुष्पिताग्रत और समृत, स्वर्गधरा, ये सारे हैं। नंबर 2, अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त कैसा होता है? इसमें 2 चरण एक जैसे होते हैं, 2 चरण एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। अर्ध समवृत्त में जो है 4 चरण है, ये 1 2 3 4। तो इसमें 2 कौन से एक जैसे होंगे? ये वाले, ये और ये वाले एक जैसे होंगे। यानी कि अर्ध समवृत्त में पहला और तीसरा चरण एक जैसा होगा, इनको बोलते हैं विषम चरण, विषम चरण। और दूसरा और चौथा इनको बोलते हैं समचरण। ये चरण एक जैसे होंगे, इनकी ये पहचान है, ठीक है ना। पहला, तीसरा विषम चरण एक जैसे। तो इसके मुख्य है, जैसे हरिणी पलूता है, हरिणी पलूता, वियोगिनी, ठीक ना, पुष्पितागरा। तो इस प्रकार के छंद इसमें अर्ध समृद्ध में। तीसरा है इसमें विषमवृत्त, विषमवृत्त। विषमवृत्त छंद कैसे होता है? इसमें चारों चरण अलग अलग होंगे, ठीक ना। तो इसके इसलिए तो विषमवृत्त है नाम इसका। इसमें उद्गता और कलिका मिल जाते हैं आपको, उद्गता और कलिका, ठीक है जी। तो इसमें से भी अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आप ले चुके होंगे, ठीक है। तो हमने समवृत्त कर लिए,
मात्रिक वर्णिक कर लिए। अब देखते हैं हम छंदों के अंदर हर्षव। एक तो हर्षव को ऐसा लिखते हैं हर्षव, कई है ना हरिषव कर देते हैं, हरिषव ऐसा नहीं कर, हर्षव हर्षव होता है, ठीक ना। और होता है दीर्घ। हर्षव कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ओ, री और लरी, ये हर्ष होते हैं, ठीक है ना। और ये 5 होते हैं और संस्कृत भाषा में कहीं ना कहीं ये ही मूल स्वर है। आपको जब वर्ण व्यवस्था का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा। दीर्घ कौन सा? इन्हीं का दीर्घ रूप आ, ई, उ और री भी दीर्घ होता है। लरी कभी भी दीर्घ नहीं होता, ध्यान रखिए, ये व्याकरण में भी पढ़ाया जाएगा आपको। लरी कभी भी दीर्घ नहीं होता, री का दीर्घ होता है, पर हिंदी में आजकल ये नहीं माना जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 5, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका ए आई ओ औ, चारों 7 और 4 11। तो हिंदी में 11 स्वर है, संस्कृत में ये और ये और मिल जाते हैं, इसलिए संस्कृत में 13 स्वर है, ठीक है जी। चलो ये हर्षोद्री कर लेते हैं पहले, फिर आगे ए, आई, ओ और औ, ये भी दीर्घ होते हैं। क्यों होते हैं दीर्घ? क्योंकि ये 2 स्वर से मिलकर बने हैं। ए किससे बनता? अ जमा ई से। तो जो 2 स्वर से मिलकर बना वो लघु कैसे रह जाएगा? और अ जमा ए से आई बनता। पहले अ और ई से ए बन गया, फिर अ और ए से आई बन गया। ऐसे अ जमा उ से ओ बन गया और अ जमा ओ से औ बन गया, ठीक है ना। तो जो 2 से मिलके बना हो तो ऑटोमेटिक दीर्घ हो गए। तो छंद के अंदर ये आप इनमें दीर्घ में काउंट करोगे, दीर्घ है भी काउंट क्या करना, दीर्घ है। फिर आप आगे अयोग वहा। अयोग वहा क्या होते हैं? जो अ के योग से ही वहन करे, यानी कि बिना अ के बोल के दिखाओ, इसको नहीं बोल पाओगे आप, अब बोल दोगे बिना अ के बोल के दिखाओ। अ का मतलब कोई भी स्वर, कोई जरूरी नहीं अ हो, अ पहला वर्ण है वर्णमाला के, इसलिए अ ले लिया, तो इसलिए अ के योग से जो वहन करे। तो हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 4 होते हैं, ठीक है ना। उसमें आपका जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय भी मिल जाते हैं, तो ये भी आपके दीर्घ होते हैं। प्लस आधे व्यंजन से पहला, आधे व्यंजन से पहला भी दीर्घ मानना आपने। आधे व्यंजन से पहले, जैसे कहीं पर मक्का लिखा हुआ, मक्का, तो ये आधा क है, तो आधे क से पहला भी दीर्घ है, इसमें ये भी दीर्घ है। छंद के अंदर आधा कभी नहीं गिना जाता, छंद के अंदर आधा कभी नहीं गिनते, ठीक है ना। तो ये दीर्घ हो जाएगा। प्लस अंतिम स्वर, अंतिम स्वर इच्छानुसार दीर्घ बनाया जा सकता है, दीर्घ बनाया जा सकता है, ठीक है ना भाई। यदि किसी छंद के अंत में हर्ष पड़ा, अंतिम, अंतिम पे छूटे, बाकी पे छूट नहीं है, ठीक है ना जी। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको हर्षव का और दीर्घ का भली भांति ज्ञान होगा, बोल के बता दीजिए, सारे बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। लो भाई अब स्टार्ट कर दिया वीडियो मैंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कभी बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इत्मीनान के साथ आगे बढ़ाऊंगा। ये नहीं है मेरा उद्देश्य है कि बस सिलेबस करा होगा जी बस चलो जी, नहीं बिल्कुल नहीं, सिलेबस वही मानूंगा जो आपको आएगा। चलिए अब आ जाओ धीरे धीरे लक्षणों पे आगे बढ़ो, ठीक है ना। सबसे पहला अब हम पढ़ेंगे समवृत्त और वर्णिक छंद, समवृत्त और वर्णिक छंद, ठीक है ना, ये चीज पढ़ेंगे हम। इसमें कड़ी में सबसे पहले इंद्र वज्रा छंद, इंद्र वज्र, ये लो लक्षण है इसका, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौग, ठीक है ना। बेशक मेरी उम्र कम हो, ठीक है ना, वैसे तो आपसे तो बड़ा ही मिलूंगा लगभग सबसे, ठीक है ना। परंतु वो कहते हैं ना गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर बाहे चोट। घड़े को बाहर से चोट मारता रहता पर अंदर से सहारा दे के रहता है, ठीक है ना। आपको तो सबको मिलके मैं अकेला मैनेज करना, मुझे सारे मैनेज करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सब चीजें चलनी चाहिए, ठीक है ना।
और बाकी पुराने स्टूडेंट्स को जो अभी 5-7 क्लास लेके आए हैं उनको तो पता चल गया, नयों को पता चल जाएगा। होमवर्क हर पर डे कंप्लीट हो, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे 1-2 क्लास होने तो पता चल जाएगा। होमवर्क में मैं कोई वो नहीं बरतूंगा, आपको काम था, ये था, वो था, सारी उम्र चलेंगे। नौकरी का मौका बार बार नहीं मिलेगा, बस ये बात ध्यान रखना, जॉब का मौका बार बार नहीं मिलेगा, बाकी सारे कामों के लिए रिटेक होगा। तो इसलिए बढ़िया से स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगोगा, कहता स्यात, ये अस धातु का विधिलिंग लकार है। स्यात स्याताम स्यु, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंद्र वज्रा छंद। कब, यदि तव, जैसे छात्र, 2 छात्र, तव 2 तगण, कहता यदि 2 तगण आ जाए और जगऊ आपको अच्छी तरीके से पता, जैसे राम लक्ष्मण या शिव केशव, हरिहरऊ, शिव केशव, एक शिव और एक केशव, दोनों मिलकर शिव केशव, तो जगऊ एक जगन और एक गुरु, इशारा करेगा। ये सूत्र हमेशा इशारा करता है, उसकी व्याख्या आपको करने होते हैं। तो जगऊ का इसका मतलब 2 ग है तो गुरु 2 होंगे, जगन 1 होगा, पर इसमें 1 जगन 1 गुरु यहाँ से, 1 गुरु यहाँ से, यानी कि 1 जगन और 2 गुरु यहाँ से हो गए। तो ये लक्षण है, शाद इंद्र वज्रा यदि तब जगूगा। जो इंद्र वज्रा ये 11वीं जाति का। अब आप कहोगे जी अभी अभी तो आप बता रहे थे कि जाति छंद, जाति शब्द आपका मात्रिक छंदों के लिए आता, ये हमने अपने आप बना रखा, आपको किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, ये केवल समझाने के लिए। इसका मतलब 11वीं जाति, इसका मतलब इसकी एक लाइन में 11 वर्ण, बस इसको बात बताने के लिए मैंने इस तरीके से, नहीं तो आपको ये गलत है तरीका। जाति नहीं कह सकते, वर्णिक छंद में जाति नहीं लगा सकते आप, जाति तो मात्रिक में आएगी, ठीक है ना। परंतु इसको क्या करें, समझाने के लिए थोड़ा जरूरी था, तो मैंने फिर थोड़ा लीक से हटके इनको ऐसा बनाना शुरू कर लिया, ठीक है ना। चलिए उदाहरण देखेंगे, जैसे नेदम नभोमंडलम अंबुराशि नेतास तारह नव, फिर बोल पड़े, फिर नभंगा, नायम शशि कुंडलितः फणेन्द्रो नासौ कलंकः सहितो मुरारी। ठीक है जी, 4 लाइनों में, लिखने की जरूरत नहीं है, सारा मिल जाएगा आपका, कभी इसके लिखने पे जोर दे दो। जो चीज ना लिखने के लिए को नहीं लिखनी है, ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको। इसमें से एक चरण लेना आपने, एक चरण यहाँ तक और एक यहाँ तक, तो एक चरण लेना। एक चरण कैसे चेक करते हैं, ऐसे जैसे मैंने ये ले लिया, नेदम नभो मंडलम अंबुराशि, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधा छंद के अंदर नहीं गिनना, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, अभी क्लास ऑफ हो जाएगी तो दोबारा सेम प्रोसेस से बिल्कुल उसी टाइम उसी आईडी पे जाओ, क्लिक करो, दोबारा से जुड़ जाना। तो देखो अब 11 हो गए, तो इसका मतलब इंद्र वज्रा आपकी ये भी पहचान है। चरण में 11 मान लिया, 2 लाइन है तो दोनों में 22 गिन लो, आधा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है, तो आधा कर लो। एक चरण में 11 बन गए। कई बार वो हलन आगे पीछे लग जाए तो टोटल गिन के आधा कर लो तो एक चरण आ जाएगा। अब देखो, जैसे न पे एक ही मात्रा गुरु है, जिसके ऊपर अनुस्वार होता है गुरु होता है। न में अह लघु है, आपने व्यंजन को नहीं देखना, आपने किसको देखना है,